हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 2 ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। अभी तक हमने चैप्टर 1 कर लिया है। चैप्टर 1 था हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग। उसका वन शॉट हमने पूरा अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जाके उसको देख लो ना यार। 1 घंटे 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया है, पूरा चैप्टर। ऐसा भी नहीं कि कुछ छोड़ा हो बीच में। तो वो आपको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को देखना। क्यों? क्योंकि वो जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग, वो बेस है पूरा आपकी साइंस का। वो साइंस में पहला चैप्टर दिया ही इसलिए गया है क्योंकि वो बेस है। एक होता है ना पिज्जा का बेस होता है, पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स डाली जाती है, सामान डाला जाता है ऊपर से, लेकिन मेन चीज क्या है पिज्जा में? उसका बेस। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना मैटर, वो आपका बेस है पूरी साइंस का। वो आपको सबसे पहले समझना है, उसके बाद आप दूसरे दूसरे चैप्टर्स करोगे। अब ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से समझा है तो ये चैप्टर आपको समझने में ज्यादा दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, मैं रिपीट जरूर करवाऊंगा। मैं तो आपको सारा कुछ करवाने वाला हूँ, आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। और मेरे रहते आपको टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा, वो भी इस तरीके से कि आपको जरा सा भी रटना ना पड़े। मैं आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं दूंगा, सारी चीजें आपको इमेजिन करवाई जाएगी, आपको याद करवाई जाएगी, और ऐसे लगेगा कि मतलब सब कुछ कितना आसान है, सब कुछ कितना हल्का है। ये चीज आपको मैं फील करवा दूंगा, ये गारंटेड है। अब ये चीज फील करवाने के लिए सिर्फ मेरा बोलना काफी नहीं है। अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर बात ही क्या रह गई? फिर तो ये हो गया ना कि देखो, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो आपका भी फर्ज बनता है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, और जो भी मैं करवा रहा हूं उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखते चलो। उससे क्या है, आपको याद भी हो जाएगा। जब आप लिखते चलोगे ना तो चीजें याद होती है अपने आप। और क्लास 9th ऐसी है कि अगर आपने साइंस में, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, साइंस में क्लास 9th में ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिना लिखे याद होंगे ही नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आप बिना लिखे याद नहीं कर सकते। आपको लगेगा आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो। और शॉर्ट नोट्स बनाने से एक चीज और अच्छी होगी। पूछो क्या होगी? पूछो। अरे आपको याद रहेगा कि आपने ये वाला टॉपिक कब पढ़ा था। क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहता ये टॉपिक आपने कब और कहां पढ़ा था। आप जब लिखोगे तो डेट तो डालोगे ही ना, ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स में। अरे डेट तो डालते ही हो ना, तो आपको पता रहेगा कि इस दिन मैंने ये रिवीजन किया था। तो आपकी एक डायरी टाइप की मेंटेन हो जाती है शॉर्ट नोट्स से। तो ये बहुत बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स में। आई नो कि आप सभी के पास नोट्स होंगे, मैं नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। नोट्स बनाने के लिए आप ये वीडियो देखने नहीं आए थे। नोट्स बनाने होते तो आप अपने किसी फ्रेंड से मांगते, या फिर कोई स्टडी मटेरियल देखते। ये वीडियो क्यों देखते? ये आपने समझने के लिए देखी है ना। तो वीडियो का पर्पस आपको समझाना ही है, लेकिन साथ के साथ आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और क्लास 9 10th के लिए तो हमने बहुत ही अच्छी अच्छे स्टडी मटेरियल वैसे भी रखे हैं। अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और ये क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लोगे। वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये रही शुरुआत की बात। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से समझेंगे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कराना है। थोड़ा सा 5 मिनट में मैं पहला चैप्टर रिवाइज कराता हूँ। फिर उसके बाद देखो हम यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवाना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहला चैप्टर अभी तक, मेरा लेक्चर अभी नहीं देखा होगा। जिन्होंने देख लिया उनको समझ आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि देख लो पहला चैप्टर, और नहीं भी देखा तो यहाँ पर देख लो अब। ठीक है, थोड़ा सा देखना होगा बस। देखो सबसे पहले होता है हमारा मैटर।
अच्छा, आप सबको पता होगा मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मेरा ये जो माइक है मैटर है, मेरे हाथ में पेन है मैटर है, जिस फोन में आप मुझे देख रहे हो मैटर है, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी एक मैटर है, ठीक है ना। तो हर चीज क्या है, मैटर है। यहां तक कि हम पानी पी रहे हैं वो मैटर है। ये जो मेरी बॉटल है जिसके अंदर पानी है, ये बॉटल भी मैटर है, और जो पानी है वो भी मैटर है। लेकिन ये सॉलिड है, जिसके अंदर पानी है वो सॉलिड है, और पानी क्या है, लिक्विड है। और हम जो सांस ले पा रहे हैं, हम जो सांस ले पा रहे हैं, हमारे अराउंड में क्या है, एयर, वो भी क्या है, वो भी मैटर है। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स तो हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो थी उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के अलावा केमिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। आओ चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें 2 टाइप पढ़ने हैं। पहला हमारा आएगा प्योर सब्सटेंस। क्या आएगा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स, ठीक है। अब इनको भी हम कुछ टाइप्स में बांटेंगे। पहले मैं आपको प्योर सब्सटेंस क्या है ये बता देता हूं, ठीक है। देखो, प्योर सब्सटेंस होता है आपका जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलेंगे। जैसे ये मेरा पेन है, ये प्लास्टिक में एक प्लास्टिक मटेरियल का बना होगा, ठीक है। तो ये उसी प्लास्टिक के मटेरियल के सब्सटेंस होंगे सारे के सारे। अब जैसे आपकी गोल्ड है, सोना, पता है आपको, सोना चांदी। तो आप सोना देखते हो ना, सोने की ज्वेलरीज, सोने की ज्वेलरीज बनती है, आपको पता ही है। तो वो जो सोने की ज्वेलरीज आप देख रहे हो ना, तो वो सोने से बना है। तो सोने के सारे सब्सटेंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सोने में कुछ मिक्स कर दिया, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर असली गोल्ड नहीं कहलाएगा। क्योंकि होता है ना, ये चीजें तो होती है कि सोने की परत चढ़ा देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, फिर उसको हम असली सोना नहीं कहते, उसको बोलते हैं ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है इस पे। जैसे कई बार आपने देखा होगा पायल आती है, पजेबे आती है, तो एक होती है प्योर गोल्ड की और एक होती है सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो सोना मिक्स है उसके अंदर, किसके अंदर, किसी और सब्सटेंस के अंदर। लेकिन जो प्योर गोल्ड है, इसका मतलब उसके अंदर सारे सब्सटेंस गोल्ड के होंगे। ये बात आप याद रखो। अब प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एटम क्या है ये आपको पता है, जिससे मिलकर मैटर बना होता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एक तरीके से हम एटम को कह सकते हैं कि मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड तीसरा जो आता है हमारा मेटेलॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर एक टी आएगा ना। ठीक है। मिक्सचर जो है हमारा, मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके जब बनाते हैं। तो वही बात आ गई ना, मैं प्योर गोल्ड की बात जो कर रहा था। अब जो पानी चढ़ा हुआ ज्वेलरी है हमारी, इसका मतलब वो मिक्सचर है, वो प्योर गोल्ड नहीं है। तो यानी कि किसी ना किसी से मिक्स किया है। मिक्सचर नाम से ही समझ आ रहा है, 2 चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बने। अब ये भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आगे इसमें हम सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये चीजें पढ़ने वाले हैं, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी है कि मैटर को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं केमिकली। अब ये सारे पार्ट्स को ना हम एक एक करके समझेंगे, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या है, फिर एलिमेंट क्या है, फिर कंपाउंड क्या है, उसके बाद हम मिक्सचर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैटर से। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर।
मैटर कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। अब ये केमिकली क्लासिफिकेशन है जो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने कल देख लिया था, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा हमने क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब यहां पर हम केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम दो टाइप से बांटते हैं, कौन कौन सा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। देखो पहला आया प्योर सब्सटेंस, जो अभी मैंने समझाया आपको क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है, किससे, एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, एक ही टाइप के सब्सटेंस मिक्स होंगे तभी ये बनेगा। अगर दो टाइप के सब्सटेंस हो गए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो फिर मिक्सचर हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए प्योर सब्सटेंस में। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर देखो इसका उल्टा कर दो, मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर पार्टिकल्स। ये भी बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर वो मिक्सचर बन जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, एक ही टाइप के है ना सारे पार्टिकल, ये प्योर सब्सटेंस है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अगर मैंने ये दोनों प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया तो ये मिक्सचर बन जाएगा। तो यानी अगर मैं कभी भी दो प्योर सब्सटेंस को या दो एलिमेंट को मिक्स कर रहा हूं तो भी क्या बन रहा है, दो अलग टाइप के एलिमेंट को मिक्स कर रहा हूं। अगर सेम टाइप के एलिमेंट मिक्स होंगे तो फिर तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, लेकिन अगर मैं दो टाइप के, दो अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स कर रहा हूं तो फिर वो मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको हमें बहुत ही आराम से और प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये मैं आपको सीरियसली बता चुका हूं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, कंपाउंड जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलके बनेंगे, ठीक है। द प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकेंड इज कंपाउंड्स। अब एलिमेंट क्या है, देखो एलिमेंट्स क्या है हमारे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना तो उसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 118 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल आपको, पहले ये पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू लेवोइजर, लेवोइजर बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं लेवोइजर। जैसे फिजिक्स में आप न्यूटन का नाम सुनते हो, है ना, आइंस्टीन का नाम सुनते हो, वैसे लेवोइजर बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। लेवोइजर का नाम बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा था एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि एलिमेंट एक फॉर्म है मैटर की, और सही बात है, एलिमेंट तो फॉर्म है मैटर की, मतलब है तो मैटर ही, मैटर को ही तो क्लासिफाई कर रहे हैं। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जिसको हम केमिकल रिएक्शन करके सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते। सेकंड उन्होंने बताया इट इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बिल्कुल सही बात है, हम एलिमेंट को तीन टाइप में ही तो बांटते हैं, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज मेटलॉइड, थर्ड इज नॉन मेटल्स, ऐसे बांट लो, ठीक है। मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है, और जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे वो मेटलॉइड्स है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मेटल नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप ये देखो एलिमेंट्स, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, है ना, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती सारणी। अब इसमें क्या है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, देखो यहां तक कितने सारे एलिमेंट है, ये लास्ट होता है 118। तो फर्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, सेकंड कौन सा है, हीलियम, थर्ड कौन सा है, लिथियम, और फिर बेरिलियम, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर लो, और मैं आपको बताऊंगा आप 20 तक याद कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छा तरीका भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि याद करने का तरीका क्या है होगा, देखो पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, अभी मैं न्यूमोनिक से आपको याद करवा दूंगा, बेरिलियम, मुझे तो ऐसे ही याद है, पर आपको अभी याद नहीं होगा तो भी याद करवा दिया जाएगा। देखो 1 से 10 तक तो याद करना बहुत ईजी है। अब देखो
इसका निमोनिक होएगा हाय, इन दोनों का मिला के हो जाएगा हेलो। बी, इसको भी बी और इसको सी, इसको लिखेंगे न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसको एक बार पढ़ो, हाय हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। देखो हाई से हो गया एच यानी हाइड्रोजन, हेलो से हो गया एच ई आ रहा है, तो देखो इसके एच ई से हो गया हीलियम, और एल एल ओ से हो गया लिथियम। ठीक है, तो हाय हेलो यानी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके बाद देखो बरेलियम, और यहाँ बोरोन, और यहाँ पर कार्बन, इन सब के लिए बीबीसी आ गया। ठीक है, एन यानी नाइट्रोजन न्यूज, ऑक्सीजन यानी ऑन, फ्राइडे यानी कि ये होता है हमारा फ्लोरीन, इसके लिए एफ आता है, नियॉन के लिए एनी नाइट। तो 10 तक तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और ये भी याद हो गया, मैंने शुरू से 1 to 10 लिखा है, तो ये भी याद हो गया कि इसके एटॉमिक नंबर क्या है। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना नीचे, ये इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको बोलेंगे ना मांगो, ना मांगो अली से, अली से पेप, इन दोनों का मिला के कर दो पेप्सी, पेप्सी, और इसका कर दो कोला, और इसका कर दो और काजू, ये हो जाएगा कतली। अब इसको पढ़ो एक बार ध्यान से, ना मांगो अली से पेप्सी, कोला और काजू कतली, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने ट्रिक बता दी। आओ चलो एक बार और आपको ट्रिक याद करवा देता हूं, जिससे कि आपको क्लास 9th में ही 1 से लेके 20 तक सारे के सारे, या फिर छोड़ो, इससे बढ़िया तो ये है कि आप ऐसे ही देख लो और इसको याद कर लो। ठीक है, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हो सकती। देखो कितनी बढ़िया ट्रिक है, इसमें करना ही क्या था, देखो फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, और फिर हीलियम के बाद आ गया लिथियम, फिर आ गया बेरिलियम, फिर आ गया बोरोन, फिर आ गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। कितना इजी है। और यहाँ से देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, ये आप याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी ब्लू टाइप के या पर्पल टाइप के आपको ये कलर्स दिख रहे हैं, ये सभी आपके मेटल्स हैं। ये पर्पल वाले क्या हैं, आपके मेटल्स हैं, और ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं, और ये नॉन मेटल है। इसमें लगभग 90 प्लस आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 90 प्लस आपके मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कितने सारे हैं, लगभग 8 आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी नॉन मेटल बचते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये सारी चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे, क्लास 10th में आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्लास 11th में तो फिर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, फिर तो वहां आपको डीपली पढ़ना ही है। लेकिन अगर अभी से थोड़ा बहुत ज्ञान लेके चलोगे, तो आगे चल के ना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हम्म, ठीक है, याद कर लेना। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, जो मैं आपको याद करवाने वाला हूं, क्योंकि पेपर में हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से, तो हम पहले ही याद करके चलते हैं। बाकी क्लास 10th में तो आप सारा कुछ पढ़ोगे, एक चैप्टर ही है इसके ऊपर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, तो वहां आप अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है अपीरियंस, ये व्हाइट नहीं दिखेगा, इस पे ग्रीन कर लेते हैं, हाँ। फर्स्ट है अपीरियंस। अपीरियंस कैसा होता है, देखो अपीरियंस का मतलब ये होता है कि वो कैसा दिखता है, मतलब मेटल देखने में कैसा होगा, मतलब क्या हम देख के पहचान सकते हैं कि वो मेटल है, बताओ, पहचान पाएंगे, बिल्कुल पहचान पाएंगे। कैसे, सोना है, सोने की एक चमक होती है, चांदी है, चांदी की एक चमक होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सोने और चांदी की चमक होती है, सबको पता है। क्या हर मेटल की एक अलग चमक होती है, हाँ होती है, क्यों, क्योंकि मेटल में एक लस्ट्रस बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है, लस्ट्रस बिहेवियर।
कि मेटल क्या है, अपनी मेटेलिक शाइन रखता है, शाइनिंग बिहेवियर रखता है, उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस बिहेवियर। अब वही नॉन मेटल है, उसके अंदर कोई चमक नहीं है, वो तो ऐसे की ऐसी है, लकड़ी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लकड़ी नॉन मेटल है ना। और देख लो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चमक नहीं होती है, वो सब क्या है, नॉन मेटल है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी आएंगे, जैसे कि डायमंड है, नॉन मेटल है लेकिन उसमें चमक होती है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। वो तो सब क्या है, वो एक्सेप्शन है। जैसे आयोडीन नॉन मेटल है, उसमें भी लस्टर्स बिहेवियर होता है। तो एक्सेप्शन अभी आपको इतने नहीं देखने, वो आप क्लास 10th में जब आओगे तब पढ़ोगे। हार्डनेस की बात करूं, अपीयरेंस तो हो गया, हार्डनेस की बात करूं तो देखो मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड, जैसे लोहा, देखो लोहा मेटल है ना, आयरन। उसके अलावा आप कोई भी मेटल देखोगे वो हार्ड होता है ज्यादातर जनरली, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी, मैनेबिलिटी होती है कि मतलब किसी को हम पीट पीट के उसका आकार बदल दे, यानी उसको शीट में बदल दे। जैसे एल्यूमिनियम की शीट आपने देखी होगी, आयरन की शीट आपने देखी होगी, स्टेनलेस स्टील की भी आपने शेप देखी होगी। तो ये सब क्या है, ये मेलेबल है, तभी तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, तभी तो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं ना। तो यानी कि मेटल्स तो मेलेबल है लेकिन नॉन मेटल नहीं है, ये भी आप याद करके चलो। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा मेटल कितना डक्टाइल है। डक्टाइल मतलब इजी है, मतलब उसको पीटना, यानी कि किसी को हम वायर में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना, जैसे उसको आकार बदल के उसको वायर बना देते हैं। कॉपर के वायर आपने सुने होंगे, कॉपर के वायर तो बहुत चलते हैं, कॉपर के वायर चलते हैं, टीन के वायर है, एल्यूमिनियम के वायर है। तो ये सब क्या है, मेटल है। तो मेटल को क्या कर सकते हैं हम, इजीली वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डक्टिलिटी वाला केस भी किसके साथ जा रहा है, मेटल के साथ। ये देखो कितना आसान है याद करना, मेटल की प्रॉपर्टीज से ही रिलेट करते चलो। हीट कंडक्शन, अब हाँ ये कंडक्टिविटी मेन है, मेन पार्ट मेटल का यही होता है, क्योंकि ये सब तो हमने देख के बताया। अब बिना देखे, सपोज करो मैं किसी पे कलर कर दूं नॉन मेटल पे सोने का, और बोलूं ये सोना है, आप कैसे बता पाओगे, आपने तो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी है। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें आपको अगर दोनों एक जैसे दिख भी रहे होंगे तब भी आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे, तब भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, किससे, कंडक्टिविटी से। अरे मेटल में कंडक्शन होता है, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के साथ कंडक्शन दिखाते हैं। जैसे आयरन है, अब ये है मेरे हाथ में, ये कंडक्टिविटी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं कोई लोहे का रॉड ले लूं और उसको करंट लगाऊं तो क्या होगा, वो एकदम करंट पकड़ेगा। कभी देखा है किसी को करंट लग रहा हो, ऐसे 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 हिल रहा हो, तो आप कभी लोहे का डंडा मारोगे उसके, नहीं, आप खुद चिपक जाओगे। आप किसका डंडा मारते हो, लकड़ी का डंडा मारते हो, लकड़ी उठा के फेंक के मारते हो आप उसके। लकड़ी क्यों मारते हो, क्योंकि लकड़ी बैड कंडक्टर है। लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर है, नॉन मेटल है ना। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं पकड़ेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कैच नहीं करेगी, इसीलिए यही भरोसे की वजह से आप क्या करते हो, उसको लकड़ी का डंडा मारते हो, उसको कभी भी लोहे का डंडा नहीं मारोगे, क्योंकि आपको पता है ये क्या करेगा, ये आपका फिर वरना कंडक्टिविटी शो कर देगा। वरना लोहे का मारा तो यानी कि वो कंडक्टिविटी शो करेगा, आप भी चिपक जाओगे। तो हीट कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या है, मेटल्स के केस में बेहतरीन है, यानी कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं नॉन मेटल में देखो पुअर कंडक्टर है। अब नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि हमारी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ऐसे भी हैं ऐसे। जैसे कि अगर मैं नाम लूं एक, तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, जबकि है क्या, नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी वो क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी है। कंपाउंड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब एलिमेंट्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में तो आपको कर देना है, ठीक है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। कंपाउंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल आसान वे में समझेंगे। देखो एलिमेंट्स थे जो एक ही टाइप के सिंगल एलिमेंट से मिलके बनते थे, सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनते थे, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन गैस भी अगर मैं लूं तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना, लेकिन है तो सेम टाइप के एटम ना, एक ही टाइप के हाइड्रोजन एटम से मिलके बना तो एलिमेंट है। यहाँ पर देखो एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट से ही आपको कंपाउंड बता दूंगा। ऑक्सीजन है, एलिमेंट है, ठीक है। और लिथियम है, सोडियम है, ये सब क्या है, ये एलिमेंट है। अगर आप O2 H2 भी देख रहे हो तो वो एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने। अब कंपाउंड्स में क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे H2O, जैसे CO2,
ठीक है, NH3, ये सभी क्या है मेरे कंपाउंड्स है। NaCl है, ये सभी क्या है मेरे, सभी के सभी ये मेरे कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, यहाँ एक कार्बन एटम, दो ऑक्सीजन एटम, यहाँ एक नाइट्रोजन एटम, तीन हाइड्रोजन एटम, यहाँ एक सोडियम एटम, एक क्लोरीन एटम। तो डिफरेंट टाइप के एटम मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और यहाँ पर जब एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट्स। अब पढ़ो, a compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Difference between mixture and compounds क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मिक्सचर पढ़ तो लें। देखो वैसे सिंपली होता है, मिक्सचर जो होता है ना हमारा, मिक्सचर तो हमारा दो अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंस से मिलके बनता है, जबकि कंपाउंड तो हमारा खुद ही प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है, खुद ही प्योर सब्सटेंस है। और ये क्या है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है एक तरीके से। ठीक है ना, कंपाउंड्स में से बहुत ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा। अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, मिक्सचर्स। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मिक्सचर में होमोजीनियस पढ़ लो, हेट्रोजीनियस पढ़ लो, और होमोजीनियस में सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। पेपर में सवाल आएगा ही आएगा इसमें से, या तो होमोजीनियस में से आएगा या हेट्रोजीनियस में से आएगा। कोलाइडल्स आप अच्छे से याद कर लो, कोलाइड्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ ना। और टिंडल इफेक्ट जो अभी मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। और जब मैं बता रहा हूँ ना आपको इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, मान लो। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इसको। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये तो मैं पहले ही बता चुका था। विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जो कि फिजिकल मेथड से भी सेपरेट हो सकते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया है, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, तो ऐसे समझो दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दो, मिक्सचर बनेगा। नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर। जैसे एक होता है ना, आप खाने में भी खाते हो कि नमकीन के अंदर कुछ प्याज मिक्स कर दिया, टमाटर मिक्स कर दिया, उसका एक मिक्सचर बना दिया, मिश्रण बना दिया, तो वही है ये मिक्सचर भी आपका वही होता है। ठीक है ना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं मानना है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से। आप एक काम करो, गिलास में पानी लो, क्या लो, पानी। अब उसके अंदर देखो, आपको थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं, ये मेरा पानी है, ठीक है, लगभग मेरा 700 ml पानी है। अब इसको मैंने खोला, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया और इसको घोल दिया। ठीक है, इसके अंदर एक चम्मच, दो चम्मच मैंने नमक डाला और इसको घोल दिया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब ये जब घुलेगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूं, ठीक है, कि मैंने इसमें नमक डाला और इसको घोल दिया, तो हमें क्या दिखाई देता है, वो जो नमक के पार्टिकल्स है ना, वो दिखते नहीं है, वो इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और इस तरीके से मिक्स होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, इस तरीके से मिक्स होते हैं ना। मतलब जो हमारा सॉल्ट है, NaCl है, वो पानी के अंदर, सॉल्टी वाटर जो है हमारा, वो इस तरीके से मिक्स हुआ, ये हमें वो दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके मतलब अणु। यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो पानी के अंदर, पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे, और जो NaCl था वो सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ऐसे समझो, सॉल्यूट है हमारा नमक, सॉल्वेंट है हमारा पानी। तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, है ना। इसको हम सेपरेट नहीं, अब आप कहो कि मैं इसको छन्नी से छान के क्या नमक को अलग कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया पानी के अंदर। उसको हाँ अलग करना है तो मुझे अलग टाइप के प्रोसेस करने होंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, बट मैं सिंपली फिल्ट्रेशन से तो उसको अलग नहीं कर पाऊंगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लो, क्या मैं उसके अंदर सैंड डाल दूं, सैंड पता है ना, मिट्टी, मिट्टी डाल दूं अगर मैं पानी के अंदर और उसको घोल दूं पूरी तरीके से, और जब मैं उसको पूरा घोल दूंगा तो क्या वो मेरा नमक की तरह घुलेगा? नहीं, मिट्टी अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, मिट्टी नीचे रह जाएगी, बैठ जाएगी, और पानी ऊपर होगा, ऐसे होगा।
तो उसको क्या मैं अलग कर सकता हूँ बाय फिल्ट्रेशन? बिल्कुल अलग कर सकता हूँ छान के। जैसे ही मैं छानूंगा पानी आ जाएगा और मिट्टी जो है छन्नी पे रह जाएगी। ऐसे ही होगा ना, क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। ये देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इस टाइप से होगा, ये डिसॉल्व नहीं हुआ ना। और होमोजीनियस मिक्सचर देखो आपको इस टाइप से दिख रहा है कि ये डिसॉल्व होता है। इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कांस्टेंट। इसमें सब कुछ मतलब कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से, मतलब कंपोजिशन रहेगी कांस्टेंट। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। हेट्रोजीनियस सेपरेबल है, ये नॉन सेपरेबल है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, देखो। homogeneous mixture, a mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये मान के चलो, मतलब उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे हमारे वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे, मतलब पूरी तरीके से मिक्स्ड हो जाएंगे। एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। और एक चीज याद रखो, ये सेपरेबल होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेबल होते हैं। ये एक लाइन में जोड़ देता हूं, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। वो कांट भी, ये सेपरेबल नहीं होंगे ना, सेपरेबल तो ये होंगे। इट कांट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ये हो क्या रहा है आज इसको? ठीक, जैसे एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्टी वाटर भी कर सकते हो आप। इसके अलावा क्या कर सकते हो? सॉल्टी वाटर, अनदर एग्जांपल है सॉल्टी वाटर। ये आज इसमें कुछ हो रहा है, भूत आ गया है क्या इसमें? यहाँ देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ये याद रखो, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यहीं से क्वेश्चन आता है। एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और इसमें कोई सेपरेशन की बाउंड्रीज नहीं होती है। देखो जैसे वाटर एंड सैंड, वाटर एंड सैंड, उसके अलावा एयर नहीं होना चाहिए। एयर तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये नहीं आएगा। वाटर एंड सैंड, राइस एंड वाटर भी कर सकते हो आप, जो उसमें मतलब इजीली मिक्स ना हो या अनइवनली मिक्स हो, ठीक है। वाटर एंड सैंड एक प्राइम एग्जांपल है इसका। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कोलाइडियल सॉल्यूशन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल सभी आगे हम बहुत देखेंगे, होमोजीनियस के भी हेट्रोजीनियस के भी। जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब और ज्यादा देखने वाले हैं, जैसे इथेनॉल इन वाटर है, ठीक है, शुगर इन वाटर, सॉल्टी वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देख के चलो, क्योंकि आगे अभी बहुत सारी चीजें करवानी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो मुझे आपसे करवाना चाहिए, लेकिन स्टिल चलो कोई नहीं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सोडा वाटर है, वुड है, एयर है, सॉइल है, विनेगर है, फिल्टर टी है। ये सब में मुझे बताना है कौन कौन से होमोजीनियस है, कौन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलो एक लाइन बना लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें मुझे बताओ कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो देखो, विनेगर मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा सोडा वाटर भी मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। फिल्टर टी भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, आई थिंक फिल्टर्ड है ना, क्योंकि अब देखो कौन कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे सॉइल है,
और वुड है। एक बार इसको चेक करो कि क्या ये सही है, एक बार चेक करो। समझ रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो सॉल्यूशंस हमारे आ गए हैं। सॉल्यूशन का मैंने बताया था कि जब भी आप होमोजीनियस मिक्सचर पे आओगे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। किसका? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। मतलब अगर मैं कोई दो सब्सटेंस को मिक्स कर दूं और वो होमोजीनियसली मिक्स्ड हो, यानी कि उनके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होने चाहिए और नॉन सेपरेबल होने चाहिए। तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे सॉल्टी वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी और नमक का घोल। और या फिर पानी और चीनी का घोल देख लो, शुगर इन वाटर, वो भी एक सॉल्यूशन ही है। वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो इवनली मिक्स होंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल में आप लो, लेमोनेड है, सोडा वाटर है, ये सब हमारे सॉल्यूशन होते हैं या फिर होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और इसको हम दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है हमेशा। एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। और बनता क्या है उससे? सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो, यहाँ पर मैंने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डाला, क्या बन गया? सॉल्यूशन। और ये चीज हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तब सॉल्यूशन बनेगा। मतलब जैसे आप इसका सॉल्टी वाटर देखते हो ना, तो उसमें नमक कम होता है, पानी ज्यादा होता है, तभी तो हमारा जो एक तरीके से सॉल्टी वाटर का सॉल्यूशन बनता है। पानी और नमक का, पानी और चीनी का घोल देखो, जैसे कि हमारा शुगर वाटर है, ठीक है, एक तरीके से उसको सिरप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें जो आपका सॉल्यूट है यानी चीनी कम होती है, पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये तो आपको पता होगा। ऐसा ही होता है ना, आधे लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, 10 ग्राम चीनी डाल दी, ऐसा ही होता है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 500 ml पानी में आपने 500 ग्राम चीनी डाल दी, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो फिर तो वो पीने लायक ही नहीं रहेगा, खत्म बात, फिर सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। नेक्स्ट देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। मतलब कि सॉल्वेंट क्या करता है? दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, यानी दूसरा कौन हो गया? सॉल्यूट ही हो गया। तो बस सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करता है? ये डिजोल्व कर लेता है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ये हमेशा लार्जर होता है, किसके कंपेयर में? सॉल्यूट के कंपेयर में। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट का काम क्या है? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाना, बस। कॉल्ड द सॉल्यूट, बस इतना याद रखो। और ये कम क्वांटिटी में होता है, ये याद रखो। दो तीन बातें हैं बस याद रखने की, सारी बातें याद रखनी नहीं है। यहां से ये वाली लाइन हो गई, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब कैसा हो अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन लूं जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो? अब आप कहोगे सर ऐसा क्या?
क्योंकि देखो सॉल्यूशन सारे एक टाइप के नहीं होते, सॉल्यूशंस के भी टाइप है। एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड मतलब एकदम गाढ़ा सॉल्यूशन। जैसे कि मैं ले लूं, क्या लूं, सोचो सोचो, चलो नमक और पानी का ही लेते हैं। अगर मैं सोचो पानी में इतना नमक डाल दूं कि नमक ज्यादा हो जाए पानी कम हो जाए, तो क्या होगा? एकदम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। या मैं पानी में इतना नमक ले लूं कि मतलब 75-25 का रेशियो ले लूं, कि 75% पानी है और 25% नमक है, बहुत ज्यादा हो गया। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एकदम गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। मतलब कोई भी चीज को अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा तो सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब उस कंसंट्रेशन को हम कैसे देखने वाले हैं, आओ यहां पर दिखा देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए हमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को। तो देखो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सबको अच्छे से पढ़ के चलनी है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से एक एक प्रॉपर्टी याद करनी है। पहली है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो सबको पता है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, किससे स्मॉल होते हैं? 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब आप देख रहे हो 1 मीटर से 10⁹ 9 मीटर कम। मतलब कितना छोटा पार्टिकल्स है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम है ये। माइक्रोमीटर को तो हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उससे भी छोटा है ये, तो इसको हम देख भी नहीं पाएंगे, यानी कि विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ठीक है? दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अभी आगे हम टिंडल इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, वहां ये चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं, कि इसमें से लाइट क्या होती है, पास नहीं होती, उसका पाथ विजिबल नहीं होता है। दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट अभी मैं आगे आपको करवाने वाला हूं, ठीक है? द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। कभी भी आप देखना, एक सॉल्टी वाटर का ही लो, आपके घर में भी होता है ना, एक गिलास लेना कांच का, उसमें क्या करना, पानी डालो और नमक डाल के घोल दो, या चीनी डाल के घोल दो, ठीक है? सॉल्यूशन बन गया। अब लाइट बिल्कुल बंद कर लो, सारी लाइटें बंद, एक भी लाइट नहीं होनी चाहिए, अपने रूम की सारी लाइटें बंद करो। फोन की टॉर्च होती है ना, फोन की टॉर्च जलाओ और उस गिलास पे मारो, आपको कोई भी लाइट बाहर जाती हुई नहीं दिखेगी। और वहीं आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो, गिलास में लो, वही कांच के गिलास में। पानी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा दूध कम होना चाहिए, मतलब इतना दूध लो और इतना पानी लो, मतलब आधे गिलास से ज्यादा पानी लो, थोड़ा सा उसमें दूध डाल दो बस। तो फिर आप जब अंधेरे कमरे में वही एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको जो लाइट है वो पास होती हुई दिखाई देगी। तो यही चीज हमें क्या दिखाती है, यही चीज हमें शो करती है टिंडल इफेक्ट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम, ठीक है, मिक्सचर से, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। उसके लिए हमें दूसरे प्रोसेस करने पड़ेंगे। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है हमारा, इसमें तो मुझे सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली मैं टिक कर सकता हूं। सॉल्यूशन हमारा कौन से होते हैं? सॉल्यूशन वो होते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यानी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा वो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर सॉइल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्या ये कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। सी वाटर में देखो पानी भी होता है, नमक भी होता है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं। एयर तो होता ही है सॉल्यूशन, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, सोल सॉल्यूशन भी है। कोल, ये भी नहीं होगा सॉल्यूशन। सोडा वाटर, ये सॉल्यूशन होगा, सोडा प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसको एक बार चेक करो, जल्दी से चेक करो।
ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट है ना, बड़ा ही जबरदस्त, और मैं कहूंगा एक एक नंबर का बेस्ट पार्ट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि एक नंबर का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो आपको इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, गारंटेड। सॉल्यूशन के मैंने बताया था ना, अलग अलग टाइप होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होता है, एक कम कंसंट्रेटेड होगा। उसी से हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा जो उसका उल्टा होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बार इसको पढ़ लो पहले। When no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. मतलब एक सैचुरेटेड पॉइंट आता है ना कि बस इस पॉइंट तक ही काम होगा, इस पॉइंट के बाद कुछ नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का भी एक पॉइंट है सैचुरेटेड पॉइंट, कि बस यहां तक ही होगा, इससे ज्यादा आप इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करो एक बीकर है, ठीक है, यहां पर एक बीकर रखा, इसमें मैंने एक चम्मच ली, उस चम्मच से मैंने इसमें क्या डाला, सॉल्यूट डाला। ये तो मेरा क्या था, सॉल्वेंट था, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूट है। तो सपोज करो सॉल्वेंट मेरा है 100 ml, ठीक है, 100 ml सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मैंने डाला कितना, 5 to 10 ग्राम। तो इसकी लिमिट है, सपोज करो एक, कि 10 ग्राम से ज्यादा मैं सॉल्यूट नहीं डाल सकता। अगर मैंने 10 ग्राम से ज्यादा इसमें 100 ml में डाल दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। यानी इसका जो रेशियो हुआ वो क्या रेशियो हुआ, 1:10 का हुआ, कि 10 ml पे 1 ग्राम डाल सकते हैं, या फिर 100 ग्राम पे एक 10 ml 100 ml पे 10 ग्राम डाल सकते हैं। तो रेशियो 1:10 का आ रहा है, ये फिक्स है। तो तब जाके ये क्या बना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। अब अगर मैं इसको ना मान के ज्यादा डाल दूं, मैंने 10 की बजाय 15 ग्राम डाल दिया 100 ml में, 100 ml में जब मैंने 15 ग्राम डाल दिया, यानी कि मैंने जो लिमिट थी उसको एक्सीड कर दिया, जो लिमिट थी उसको एक्सीड कर दिया, तो क्या होगा, यानी मैंने सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दिया। तो अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहेगा, अब ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब ज्यादा अमाउंट हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बढ़ा दें तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट मतलब गिवन, मतलब जो भी हमारा रेशियो है उस गिवन रेशियो के अंदर रहेगा तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी से एक चीज निकलती है, सॉल्युबिलिटी। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा कितना अच्छा सॉल्युबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। सॉल्युबिलिटी हमें बताती है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना इजीली सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं। इसको निकालने के लिए, कंसंट्रेशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है। आप सिर्फ W/W परसेंटेज वाला याद कर लेना, उस पर ही क्वेश्चन आता है। एक परसेंटेज W/V भी होता है, परसेंटेज V/V भी आता है, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज W/W है। ठीक है, ये आपको जरूर याद करके चलना है। जैसे यहां पर देखो सॉल्युबिलिटी का, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो अमाउंट हमारा प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब क्या पड़ता है ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा अभी जोर नहीं दे रहा हूं। अभी आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उसी पे जोर दूंगा। और वैसे भी ये आपका वन शॉट लेक्चर है, तो वन शॉट लेक्चर में हमें उतना डीप जाना भी नहीं है, क्योंकि वन शॉट लेक्चर में मेरा जो प्रयास है या फिर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जल्दी से आपको चीजें को क्लियर करवाया जाए, जल्दी से आपको सिखाया जाए। बहुत ज्यादा डीप वे में ले जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आई नो दैट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखो थकान भी हो जाती है नॉन स्टॉप, क्योंकि पूरे लेक्चर में नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं बिना रोके। खड़े तो हैं ही, खैर चलो वो तो पैर तो पैर और हाथ चल ही रहे हैं, बट ये जो अपनी जुबान नॉन स्टॉप चल रही है ना, वो ज्यादा थका देती है। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है जल्दी से चलते चलते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर देखो जरूर करो, क्योंकि चीजें बांटने से बढ़ती है।
अब आप इस लेक्चर को शेयर करोगे, ऐसा थोड़ी है कि मैंने देख लिया, आप किसी और को नहीं देखने दूंगा। अरे नहीं, देखो ये तो यूट्यूब पे वैसे ही अवेलेबल है, कोई ना कोई तो देखेगा ही, वैसे भी इतने सारे लोग तो देख ही रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो साथ के साथ, और कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। देखो मेरा तो यही है कि आपको क्लास में मजा आना चाहिए। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो मैं खुश हूँ, ठीक है ना। यानी कि एज अ टीचर मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर बच्चे खुश हैं तो। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है वो जरूर बताओ, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स के साथ, मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी ना, देखो मैं इसका इजी वे में बताऊं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है इसका फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये बार बार रिपीट हो गया है, वैसे ये गलत हो है। आप ये देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का होता है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन, बस ऐसे याद रखो, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस ऐसे याद रखो, बस ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। तो या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट करो, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन करो। अमाउंट मीन्स क्या है, मास और वॉल्यूम से है। तो यानी कि अगर हम चाहे तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं, वी बाय वी भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, वी सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इंटू 100, ये परसेंटेज वी बाय वी हो जाएगा, ये परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू होगा, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो, टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वही डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर एम अपॉन वी पूछा जाए मुझसे, परसेंटेज एम बाय वी या परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी पूछा जाए, तो कैसे निकालूंगा। देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम यानी कि वी इंटू 100। ये याद रखो, वी सॉल्यूट है, क्या है, वी सॉल्यूट अपॉन वी इंटू 100। अच्छे से लिख देता हूँ जो आपको दिखे, डब्ल्यू सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, ये वाला, थोड़ा सा पेन चेंज करना होगा, येलो करते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin। 293 केल्विन लगभग रूम टेम्परेचर हो गया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। आजकल तो 20 से भी कम चल रहा है, सर्दियों के दिन है। तो अभी के टाइम पे रूम टेम्परेचर नहीं बोल सकते, वैसे रूम टेम्परेचर इतना ही होता है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर इन परसेंटेज। तो यानी मुझे परसेंटेज क्या पूछी है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पूछी है, ये तो क्लियर हो गया। अब मास बाय मास परसेंटेज पूछी है, मास मुझे किस किस का दिया है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो ध्यान से समझो, 36 ग्राम NaCl दिया है और 100 ग्राम वाटर दिया है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, वाटर यानी H2O। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये 36 ग्राम है, 100 ग्राम है। जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, अरे सॉल्यूट होता है ना, तो सॉल्यूट तो हमेशा कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। और यहां पर क्योंकि ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो देखो डब्लू सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डब्लू सॉल्यूट हो जाएगा मेरा 36 ग्राम। और यहीं अगर मुझे डब्लू सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो कैसे निकलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो। कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो यहां करेंगे डब्लू सॉल्यूट प्लस डब्लू सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, डब्लू सॉल्यूट कितना है 36 और सॉल्वेंट कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 136 ग्राम।
पहले जरा इस यहां तक चेक करो, आ जाएगा ना 136 ग्राम आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आया मेरा 136 ग्राम, कौन, डब्ल्यू सॉल्यूशन। अब डब्ल्यू सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है मेरा 136 ग्राम, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया मेरा 36 अपॉन 136 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, ये 100 से आएगा तो ये 1.36 हो जाएगा, 36 अपॉन 1.36 लगभग 26% के आसपास आएगा। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर है मेरे पास, रुको कैलकुलेटर से करता हूँ। ट्वेंटी 26.47 आ रहा है परसेंटेज में, 26.47 या फिर 26.5% भी आप लिख सकते हो, उतना चलेगा, उतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, 26.5% भी आप लिखते तो वो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो जरा देख लो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में। एक मिनट पानी पी लेते हैं। अरे समझ तो आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम आ गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले पार्ट पे, यानी सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, ये कोई सस्पेंस नहीं है, ये वो वाला जो फिल्मों में सस्पेंस आता है वो नहीं, अरे ये सस्पेंशन अलग है। देखो सस्पेंशन हमारा होता है एक टाइप से हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सस्पेंशन और कोलाइड्स ये दोनों हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है यार, ये एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में, एक तरीके से इसमें भी, वैसे इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होते, मतलब एक तरीके से मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें जो पार्टिकल्स मिक्स होंगे ना वो आपस में सस्पेंडेड रहेंगे, यानी मिक्स होंगे ही नहीं प्रॉपरली। और इसमें जो साइज रहेगा वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा, यानी वो दिखाई देगा नेक्ड आई से। अब 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया, सपोज करो 1000 नैनोमीटर हो गया, तो यानी 1 माइक्रोमीटर हो गया, तो उसको इजीली मैं माइक्रो में उससे माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकता हूँ, क्योंकि 1 mm वाला पार्ट तो वैसे भी दिख जाता है, 1 mm तो दिखता ही है। तो यानी कि 1 माइक्रोमीटर कितना हो गया, 10⁻³ मिलीमीटर, तो उसको मैं इजीली माइक्रोस्कोप से देख पाऊंगा, इतना पार्टिकल उसमें रहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, मुझे पार्टिकल साइज बड़े बड़े दिखेंगे। यानी अगर मैं सपोज करो पानी के अंदर चौक इन वाटर है, चौक इन वाटर, चौक के टुकड़े लिए, चौक का चूरा तो देखा होगा ना, वो लिया मैंने पूरा का पूरा पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, वो मुझे दिखते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल साइज, वही है बस सस्पेंशन, वही क्या है आपका सस्पेंशन। स्मोक है, स्मोक दिखता है ना एयर में, जैसे सर्दियों के टाइम में आप स्मोक देखते होंगे, है ना, तो वो क्या है, हमें दिखता है। तो ऐसे ही हम सस्पेंशन को डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर देखो, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। एग्जाम्पल है chalk in water, smoke in the air, ये याद करो। प्रॉपर्टीज देखो, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, मतलब जो सस्पेंशन है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है, साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करके चलो। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम पीरियड एट टाइम। ये देखो, ये जो मैं आपको लाइंस लिखवा रहा हूँ ना, इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये याद करके चलो, ये सब याद करके चलो, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये वाला भी पार्ट, ये वाला भी पॉइंट अच्छा है वैसे, ठीक है। ये सब आपको याद करके चलने हैं। इसमें से 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो, आपने सस्पेंशन पढ़ लिया, सस्पेंशन में क्या होता था, पार्टिकल सस्पेंडेड रह जाते थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, और जो पार्टिकल का साइज था वो दिखाई देता था, यानी 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता था।
अब यहाँ क्या होगा, पार्टिकल का साइज थोड़ा सा कम होगा ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर होगा, यानी इजीली नहीं दिखेगा। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, उसकी तरह नहीं होगा कि मिक्स हो जाएगा, उसकी तरह तो नहीं होगा, लेकिन उससे लेकिन ये सस्पेंशन की तरह भी नहीं होगा, ये बीच में मान के चलो। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। यहाँ पर 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, लेकिन 100 नैनोमीटर से कम होगा, और सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर, कोलाइडियल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the size of particles lies between the true solution and suspension। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, कोलाइडियल पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, a beam of visible light, this phenomenon is called Tyndall effect। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टिंडल इफेक्ट ही समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ अभी, इसके बाद आएगा टिंडल इफेक्ट। पहले यही समझा देता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो, अब टिंडल इफेक्ट की बात हो गई है तो टिंडल इफेक्ट समझना तो पड़ेगा। तो होता क्या है, जैसे ही हम लाइट बंद करेंगे, जैसे ही हम लाइट बंद करें, वैसे यहाँ करके देखूं मैं, अब देखो यहाँ पर मैं दिख रहा हूं नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो लाइट है, ये था एक मेरा सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, समझ लो ट्रू सॉल्यूशन। इसमें से लाइट आपको पास होती हुई चाहे दिखे या ना दिखे, हो सकता है ना भी दिखे, नॉट विजिबल हो, लेकिन कोलाइड में आपको जरूर दिखाई देगी। और वैसे ही आपको फ्लावर एंड वाटर यानी कि सस्पेंशन में भी आपको दिखाई देगी, सस्पेंशन में भी आपको पाथ दिखाई देगा। लेकिन कहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लाइट का पाथ ट्रू सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्टी वाटर में, या फिर कहूं होमोजीनियस मिक्सचर में। तो हेट्रोजीनियस के जो दोनों पार्ट है, कोलाइडियल और सस्पेंशन, उसमें हमें लाइट का पाथ देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि लाइट स्कैटर कर रही है, लाइट स्कैटर कर रही है और उसका पाथ हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये आप एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखना, जो अभी मैंने दूध और पानी वाला बताया ना, वो भी। इसके अलावा एक और चीज बताऊं, कभी आपने देखा है, आप सुबह सो के उठते हो, सुबह सुबह 6-7 बजे की बात है, आपके कमरे में लाइट बंद होती है, क्योंकि रात को आप अंधेरे में सोते हो ना, लाइट वाइट बंद करके, ऑब्वियस सी बात है, लाइट जला के कौन सोएगा, तो लाइटें बंद थी, खिड़की में से हल्की सी धूप की किरणें आनी स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह 6:30-7 बजे। तो तब आप देखते होगे ना, जैसे ही खिड़की में से धूप आती है, हल्के हल्के आपको धूप की किरणें नजर आती है, हल्की हल्की लाइट सी दिखती है ना, रो रो रुआ रुआ दिखता है, तो वो क्या है, वो भी टिंडल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बाहर से सूरज से जो लाइटें आ रही है, वो अंधेरे में जो आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है कि हमें लाइट का वो ट्रेवल पाथ करते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो ये टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, जल्दी बताओ। ओनली बेसिकली हम कोलाइड्स की बात करते हैं कि कोलाइड्स ही शो करते हैं, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन भी तो थोड़ा सा दिखा रहा है ना। लेकिन बेसिकली मेजरली हम कोलाइडियल सॉल्यूशन के लिए ज्यादा बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, उसके पीछे रीजन है। ये चीजें आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना, जब आप क्लास 10th 11th में आओगे, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि कोलाइडियल सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में, ये आप समझ जाओगे आगे आगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा है, द टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन कोलाइड डिस्पर्शन while showing no light in a true solution। This effect is used to determine whether a mixture is a true solution or a colloid। मतलब अगर मुझे पहचानना हो कि कौन सा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यही यूज कर लूंगा, ये लाइट पकड़ूंगा और उसमें डालूंगा। अगर तो मुझे ट्रेवल होते हुए दिखी लाइट, यानी स्कैटर्ड होते हुए दिखी, उसका पाथ विजिबल हुआ, तो इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो कोलाइड या सस्पेंशन है। तो मैं ऐसे पता भी कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छा मेथड है ये पता करने के लिए कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है कोलाइडियल सॉल्यूशन की, ये आप एक बार पढ़ लो। जैसे द पार्टिकल ऑफ कोलाइड कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ये तो हमें पता ही है, वो देख ही नहीं सकते।
इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। हाँ, इसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं सेपरेट, ये बात याद रखना। तो आप कहोगे सर ये तो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस को तो हम सेपरेबल बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस में जो सस्पेंशन वाला पार्ट है वो सेपरेबल है ना इजीली, क्योंकि उसमें पार्टिकल साइज बड़ा है, इसमें पार्टिकल साइज छोटा है। कैसे करेंगे इसको? इसको कर ही नहीं पाएंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को तभी हम सेपरेट कर पाएंगे जब वो थोड़े बड़े पार्टिकल साइज, जैसे चॉक एंड वाटर वाला था, सैंड एंड वाटर वाला था, उसको हम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें चीजें दिख रही है क्लियरली। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन, ये हमेशा याद रखो, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके साइज पे क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी तरीके से। इसका साइज हमेशा याद रखो, क्या क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर होता है। और जो सस्पेंशन होता है उसमें 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी वो क्लियरली विजिबल भी होते हैं इसीलिए। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी स्टेबल मिक्सचर है जैसे वो था। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड विच मींस कोलाइडियल इज कोलाइड स्टेबल। अब कुछ कोलाइड्स के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मैं तो आपको अपनी तरफ से सब करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो फोकस्ड है ना वो ये है, इस पूरे एक लेक्चर में, इस कंप्लीट वन शॉट में मैं आपको सारी चीजें करवा दूं। हाँ, ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ करवा दूं, लेकिन मैं अपने आप को खुश करने के लिए और आपकी संतुष्टि के लिए कम से कम अपनी तरफ से तो पूरा पार्ट करवा के चल सकता हूं ना। कम से कम मैं ये तो कर सकता हूं कि आपको तो समझ आया, मैं इस चीज को ही मान के खुश हो जाऊंगा कि कुछ नहीं तो बच्चों को समझ आ गया, है ना। ठीक है, ये देखो, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ये दो चीजें याद रखो। देखो, डिस्पर्स फेट यानी जो है, और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि जिसमें वो गया। इसको आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको टाइप भी इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करना है। मैं आपको एग्जाम्पल याद करवाने के चक्कर में हूँ, ठीक है। अब देखो, एरोसोल एक टाइप का मिक्सचर होता है, आप सिर्फ टाइप और एग्जाम्पल भी कर लोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। अब एरोसोल एक टाइप होता है जिसमें एग्जाम्पल है हमारे फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। आपने देखा होगा, फॉग भी आपको पता है, क्लाउड बादल भी आपको पता है, ये सभी क्या है, एरोसोल है। एयर ओ सोल, क्या इसको तोड़ो, एयर ओ सोल, यानी कि देखो, एयर से कुछ याद आया मुझे, गैस, एयर से मुझे याद आया गैस। और सॉल से मुझे याद आया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है जनरली। तो यहां से मुझे लिक्विड और गैस पता चल गया, ठीक है। तो ये लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। और वहीं अगर मैं सॉलिड और गैस के मिक्सचर की बात करूं, वो बन रहा है एरोसोल। अब यहां पर सॉल से सॉलिड कर लो, ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं, वैसे आपको ऐसे ही याद करना होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बता रहा हूं। अब देखो, गैस लिक्विड, गैस लिक्विड में हो गया फोम, फोम में आता है शेविंग क्रीम वगैरह। लिक्विड लिक्विड में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिक्विड वाले क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से आता है। लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्शन, इमल्शन यानी कि मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ठीक है। गैस सॉलिड में आता है फॉर्म, फिर से फॉर्म यहाँ भी आया था गैस लिक्विड में और इसमें भी आया गैस सॉलिड में। लिक्विड सॉलिड में जेल, यानी कि जेली, चीज, बटर। सॉलिड सॉलिड में आ जाता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन। तो ये आप बेसिकली एग्जांपल्स याद कर लो, एग्जांपल्स याद कर लोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आप टाइप और एग्जांपल भी याद कर लोगे तो काम चल सकता है। जैसे आपसे पूछे कोई दो एग्जांपल बताओ मुझे इमल्शन के, तो आप बता सकते हो ना, मिल्क एंड फेस क्रीम है। कोई पूछे दो एग्जांपल बताओ सॉलिड सॉल्यूशन के, आप बता पाओगे जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लास है। कोई पूछे कि दो एग्जांपल बताओ जेल के, जेल सॉल्यूशन के कौन से टाइप के हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप बता पाओगे ना कि ये लिक्विड सॉलिड है और जेली और चीज और बटर आते हैं। या कोई पूछ ले यार कोलाइडियल सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करो और कोई दो टाइप के कोलाइडियल सॉल्यूशन विद एग्जांपल बता दो, तो आप बता पाओगे ना। एरोसोल बता दो चाहे तो, या इसमें से जेल बता दो, एमल्शन बता दो, सॉलिड सॉल्यूशन बता दो, तो आप बता पाओगे। बस मेन चीज ये है। टिंडल इफेक्ट हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन आया, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बेहतरीन। इस क्वेश्चन को आप याद करके चलना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता था, जो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता था, जो दिखाते थे कोलाइडियल सॉल्यूशन।
तो इसमें से कौन सा दिखाएगा जल्दी बताओ? सॉल्ट सॉल्यूशन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सचर तो दिखा ही नहीं सकता। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क दिखाएगा? कोलाइडियल है, बिल्कुल दिखाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी नहीं दिखाएगा। स्टार्च सॉल्यूशन भी दिखा सकता है, ये भी कोलाइड है एक तरीके से, तो ये भी दिखाएगा। तो टिंडल इफेक्ट सिर्फ यही हमारे दिखा सकते हैं जो कोलाइडियल सॉल्यूशन हो बेसिकली। जो कोलाइडियल नहीं है वो नहीं दिखाएंगे। अरे एक सेकंड, ये क्या, किसका कॉल आ रहा है? कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ गया ना कि मिल्क और स्टार सॉल्यूशन ही दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे कुछ टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा एक तरीके से होता है ना, चीजों को अलग करने में काम आता है। सेपरेशन टेक्निक एक तरीके से बोल सकते हैं। सेपरेशन का मतलब क्या होता है यार, कि मतलब सिंपली हम किसी भी एक प्रोडक्ट को अलग कर सकें दूसरे से, या फिर सॉल्यूट को अलग कर सकें सॉल्वेंट में से, या सॉल्वेंट को अलग कर ले सॉल्यूट में से। तो वो टेक्निक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर में कैसे हम एक को दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ये चीजें हमें पढ़नी है। पहला आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप सबको पता है क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? जल्दी बताओ। सॉलिड गैस पढ़ा है ना आपके ने, आपने पढ़ाई होगा, सॉलिड टू गैस चेंज होता है या गैस टू सॉलिड चेंज होता है, ये पता ही है। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, सॉलिड से गैस में चेंज करवाएंगे। किसको चेंज करवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसा क्यों करते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने लिया मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। क्या लिया? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है आपका NH4Cl, एंड सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट में सपोज करो हमने NaCl ले लिया। ठीक है, उसको आपस में हमने क्या किया, हीट किया। एकदम क्या किया, हीट किया। अब इस सॉल्ट को मुझे डायरेक्टली चेंज करना होगा गैस में, तो इतना हीट किया कि ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर से देखो हमें वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड में देखने को मिली, उसको हमने अलग कर लिया, और जो सॉलिडिफाइड हमारा अमोनियम क्लोराइड था वो यहाँ जम गया, वो यहाँ पर जम गया। ठीक है, और ये चाइना डिश के बर्तन में हमने किया है। अब ये चीज करके हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लिया, क्योंकि मिक्सचर में क्या था, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट मिक्स था। तो हमने क्या किया, हीट किया। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉईल होके क्या होगा, जल्दी बाहर निकलेगा, जल्दी गैस बन जाएगा। तो यहाँ अमोनियम क्लोराइड का कम था तो ये जल्दी से निकल गया बाहर, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया और NaCl अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर पढ़ो, दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर that contain a subliminal volatile component from a non-subliminal impurity. Sublimation is process where a substance directly changes from solid to gaseous state on heating. Ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthracene are some example which can sublime. तो ये वाले एग्जाम्पल जरूर याद करके चलो। और ये मैं इसलिए इतने इजीली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपके चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग में मैं सारा कुछ आपको समझा चुका हूं। और आपने अगर वो एक बार नहीं देखा तो एक बार जरूर चेक करो। ये 2 लाइनें हेडलाइन कर रखी है मैंने, ये जरूर पढ़नी है। ठीक है ना, समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, सब्लिमेशन के बाद आता है क्रोमैटोग्राफी। क्या आता है? क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? देखो, आपने देखे कलर्स डाई या फिर पिगमेंट्स देखे हैं? पिगमेंट से क्या बनता है, कलर बनता है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी है जिसमें पेंट की इंडस्ट्री मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे पेंट बनता है या कलर्स बनते हैं, वहां पर ये वाली टेक्निक जरूर यूज होती है। कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं हम किस लिए? सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट में से। अब ये करते कैसे हैं, ये इस पे हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना है इसके यूजेस क्या है, कि कलर को पिगमेंट से अलग करना। ठीक है, पिगमेंट को अलग करना नेचुरल कलर से, या फिर डाई अलग करना, कलर्स की डाई होती है ना अलग अलग, डाई जो लगाते हैं बालों में वो वाला, या फिर और भी कुछ चीजें हैं। हमें सिर्फ ये 2 बेसिकली याद रखने हैं, जैसे यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट्स विच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा MCQ टाइप का, विच टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो आपको बताना क्या है, क्रोमैटोग्राफी। द कलर्स विच are more soluble in water rises faster and color gets separated into layers. Applications याद कर लो, colors in dye, pigments from natural colors, drugs from blood.
ये आपको याद करके चलना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम दो लिक्विड होते हैं ना हमारे, दो मिसिबल लिक्विड यानी कि जो आपस में मिक्स हुए हुए हैं, उसमें से एक को मुझे अलग करना है। अब डिस्टिलेशन में अलग कैसे करते हैं, सपोज करो कोई मेरा दो लिक्विड है। अब उस दो लिक्विड को मैं क्या करूंगा, बीकर में रख लूंगा, और एक तरफ से मैं क्या करूंगा, डिस्टिलेशन के लिए एक फ्लास्क रखूंगा, ठीक है। अब होगा क्या उसमें, उसमें होगा क्या, हम उसको हीट करेंगे, बीकर में जो दोनों लिक्विड मिक्स है ना उसको हीट करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉइल होके बाहर निकलेगा, वो जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो मैंने वाटर और एसीटोन लिया, वाटर एंड एसीटोन लिया, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने वाटर एंड एसीटोन मिक्स कर रखा है, ठीक है। अब देखो एसीटोन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो वाटर से कम होता है, ठीक है। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे बॉइल हो जाएगा एसीटोन। तो सपोज करो मैं 100 से कम टेम्परेचर पे भी रखूंगा तो वाटर से पहले जल्दी कौन कौन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आग लगाई, ठीक है। ये सपोज करो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस भी रखा बॉइल करने के लिए, तो वाटर बॉइल होने से पहले कौन बॉइल हो जाएगा, एसीटोन, और एसीटोन की वेपर्स बाहर आ जाएगी, एसीटोन की वेपर्स बाहर हो जाएगी, और वो वेपर्स जो निकलेगी एसीटोन की, उसके बाद हम उसे कंडेंसर में रखेंगे जिसमें वो उसको कंडेंस करेगा। अब वो वेपर्स को कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड में चेंज करेगा और हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से एसीटोन को प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे निकल रहा है ना बूंद के टाइप में, ये वो निकलता है हमारा एसीटोन, और वाटर जो है वो अलग क्लैंप में रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप समझ सकते हो। देखो यहाँ क्लैंप रखी है, यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क है हमारा, इसके अंदर क्या है, एसीटोन एंड वाटर है। इसको हमने बॉईल कर दिया नीचे से स्टोव लगा के। अब यहाँ पर ये जो हमारी क्लैंप दिख रही है डिस्टिलेशन क्लैंप, इसमें देखो वाटर के लिए आउटलेट्स भी है, वाटर के लिए इनलेट भी है, मतलब पानी तो डालते रहना है हमें, क्योंकि ये प्राप्त होता रहेगा ना हमें एसीटोन। तो देखो थर्मामीटर यहाँ क्यों रखा है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार थर्मामीटर क्या कर रहा है। तो ये टेम्परेचर नापने के लिए है कि कहीं हम बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहे, ये चीज नापने के लिए है सिर्फ। तो इसमें क्या होगा, ये गर्म होता रहेगा, जैसे ही इसकी वेपर्स बनेगी ये वेपर्स कंडेंस होके आएगी कंडेंस फॉर्म में एसीटोन में, ठीक है। तो एसीटोन अलग हो जाएगा हमारा, वाटर अलग रहेगा। तो ये है हमारा सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। अब यहाँ पढ़ो, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव ए sufficient difference in their boiling points. Mixture of acetone and water is separated by this method. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि मतलब दो मिसिबल लिक्विड को कैसे हम अलग कर सकते हैं, कैसे सेपरेट करेंगे, तो वो हम करेंगे डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखो क्रिस्टलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्रिस्टलाइजेशन जो है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस मैंने देखे आते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। इसमें क्या होता है, हम क्रिस्टल की फॉर्म में अलग करते हैं, किसी भी मिक्सचर में प्योर सॉलिड को हम क्रिस्टल की फॉर्म में अलग कर लेते हैं। ये बेसिकली यूज होता है जो हमारा समुद्र का पानी है ना उसमें से सॉल्ट निकालने के लिए। अब आप कहोगे उसमें तो एवोपोरेशन यूज करते हैं, अरे ये भी यूज करते हैं यार, तुम लड़ने लग जाते हो, सिंपल सी बात है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वहां सिर्फ एवोपोरेशन यूज करेंगे कुछ और नहीं यूज कर सकते, अरे बहुत प्रोसेस है। अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, समझो बात को, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है ना कि अब आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसको मैं थ्योरी नहीं पढ़वाता, यहाँ रिजर्वायर है। अब इसके चार प्रोसेस होते हैं, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है ना वो कितना प्योर होके आता है ये आप देखो। पहले था रिजर्वायर, यानी नदी से समुद्र से जहां से भी आ रहा है, चलो नदी से आ रहा है, नदी से आ रहा है, तालाब से आ रहा है, वो देखो ये रिजर्वायर हो गया हमारा। यहां से पहले आएगा सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जो इसके सेडमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे सॉलिड होते हैं ना उसको अलग कर लिया जाता है, मतलब जो वैसी इंप्योरिटीज है वो बैठ जाती है, और क्लियर लिक्विड, प्योर क्लियर तो वो नहीं होता, उसमें अभी भी थोड़ी सी गंदगी तो बची है, उसके अंदर कीटाणु तो है, तो वो क्या होगा, वो जाएगा इसमें लोडिंग टैंक में। अब लोडिंग टैंक में जाने के बाद जो सेडिमेंटेशन वाले हैं वो वाली इंप्योरिटीज तो हट गई, जो मोटे मोटे उसमें पार्टिकल्स थे। अब उसके बाद ये जाएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा, इसकी अच्छे से धुनाई होगी।
अच्छे से जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर बिठा लिया जाएगा, फिल्टर करके पानी भेजा जाएगा। तो एकदम फिल्टर्ड पानी आएगा हमारा इसमें क्लोरीनेशन टैंक में। अब क्लोरीनेशन टैंक में लास्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें क्लोरीनेशन करते हैं, यानी क्लोरीन मिला देते हैं। उससे क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। दवाई डालते हैं एक तरीके से पानी में, और फिर ये जाता है हमारे घर में पानी। तो इतना क्लियर होने के बाद जाता है। स्टिल इसमें देखो, स्टिल ये इतना प्योर नहीं होता कि हम इसको डायरेक्टली पी सके। हम घरों में लगाते हैं ना मिनरल वाटर के लिए, क्या कहते हैं उसको, एक्वागार्ड या फिर प्योरेट। तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि तब भी कोई गारंटी नहीं है कि प्योर वाटर आ रहा है एकदम। तो इसमें पढ़ो, इट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। यहाँ पर जैसे हम एलम डालते ही हैं, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमें पता ही एलम यूज होता है। Solid decompose or some like sugar may get carried on heating or dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, these contaminate the solid. बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। एक आता है हमारा सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है, दूध मक्खन घी वाला पार्ट आ गया। ये हमारा कौन सा आ गया, दूध मक्खन घी वाला। आपने कभी देखा मक्खन कैसे बनता है, पहले दूध को हम फेंटते रहते हैं, उसकी क्रीम निकलती है और फिर उस क्रीम को अलग करके हम बटर बनाते हैं। घर का मक्खन जिसने नहीं खाया है तो यार क्या खाया, बाहर का अमूल बटर खाते रहोगे बस तुम। घर का कभी जो सफेद मक्खन निकलता है ना वो खा के देखो, हा, क्या टेस्ट होता है इसका, एकदम जबरदस्त टेस्ट। वो अगर आपने नहीं खाया ना तो लाइफ में आपने कुछ ना कुछ तो मिस किया है, 101%। वो मतलब इतना टेस्टी लगता है कि बस उसकी तो मतलब बात ही करते ही मतलब मुंह में पानी आ जाए, ऐसी चीज। तो सेंट्रीफ्यूजेशन वही है, बटर काढ़ने वाला मतलब मक्खन काढ़ने वाला प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूजेशन वैसे होता क्या है, सेंट्रीफ्यूजेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। तो यहाँ पर हम कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपने क्या पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है। तो फिजिक्स में आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जरूर पढ़ा होगा, 101%, है ना। तो ये सेंट्रीफ्यूजेशन जो है हमारा ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए किसी मिक्सचर में से। होता क्या है यहाँ पर, here a denser component of the mixture migrates away from the axis and a lighter component migrates toward the axis। मतलब जो हमारा डेंसर पार्ट होगा यानी भारी वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो हमारा लाइटर कंपोनेंट होगा वो भी अलग हो जाता है। तो यानी हमें दोनों को अलग करना है, जो हल्का पार्ट है वो भी अलग हो जाएगा और जो भारी पार्ट है वो भी अलग हो जाएगा। तो दूध दही वाले जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, उसमें हम ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजेशन यूज करते हैं। अरे आपने देखी होगी ना कई बार वो वाली मशीन जो, अरे आप दूधिया के पास डेयरी डेयरी वगैरह जाते होंगे ना तो आप देखते होंगे वहां पर वो छोटा सा बीकर होता है 10-15 लीटर का, और एक मशीन रखी होती है ऐसे काटने वाली, मोटर भी लगी होती है जिसके अंदर। तो वो सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस ही तो है एक तरीके से। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, वही डेयरी प्रोडक्ट्स वाली, यानी कि यूज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के डायग्नोसिस फैसिलिटीज में भी यूज हो रहा है। मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज एट होम। ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज एंड एट होम। नेक्स्ट है, यूटिलाइज्ड वॉशिंग मशीन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्रेन्ड क्लोथिंग। यूटिलाइज वॉशिंग मशीन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ड्रेन्ड क्लोथिंग। ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, और ये यूज कौन सा फोर्स करता है ये हमेशा याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये याद रखना है सब बच्चों को, ये भूलना बिल्कुल नहीं है, भूल मत जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे काफी लंबा सेशन हो गया आज का, ये लगभग 1.5 घंटा होने वाला है। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सबको पढ़ो
और ये बताओ, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा वैसे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन होमवर्क देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप पढ़ोगे नहीं। सिंपल सी चीज यही है आपसे, वरना मैं ये सोचूं कि यार ये पढ़ लेंगे खुद से, नहीं होगा। मुझे पता है ना बच्चे कितना पढ़ते हैं, है ना। वो तो सबको पता ही है कितना ज्यादा पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज करनी चाहिए वैसे तो, जिससे कि आपको भी समझ आए। लेकिन ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट तो दूंगा, जैसे एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे बटर फ्रॉम क्रड अभी हमने पढ़ा, कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ये वाला सेंट्रीफ्यूजेशन। कौन सा? सेंट्रीफ्यूजेशन। पिगमेंट को अलग करने के लिए फ्लावर पेटल से, तो कौन सा यूज होगा? क्रोमैटोग्राफी। कौन सा? क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ द कार। ये भी आपको कुछ समझ आ गया होगा। छोटे छोटे जो मेटल के पीसेस है, वो इंजन ऑयल से अगर निकालने हैं तो फिल्ट्रेशन करना होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ देखो, अमोनियम क्लोराइड किसी मिक्सचर में से करना होगा, तो देखो ये वाला प्रोसेस है। अमोनियम क्लोराइड का भी हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया? ये रहा, सब्लिमेशन। तो इसके लिए आप यूज करोगे कौन सा? सब्लिमेशन। सोडियम क्लोराइड को उसके सॉल्यूशन में से अलग करना, वाटर के, तो ये तो एवोपोरेशन है पहला। कौन सा है? एवोपोरेशन, सिंपली। तो सारे ही मैंने बता दिए, तो फिर और बच क्या गया? ठीक है ना, सारे ही मैंने बता दिए, एक बार चेक करो। ठीक है ना। अच्छा, एक नहीं लिखा है क्या ये वाला? फिल्ट्रेशन बता तो दिया यार। ठीक है, सारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, क्योंकि थकान बहुत हो गई है और ये लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए इसको करवा ही लेते हैं। वैसे भी छोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अब देखो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमारा क्या होता है बेसिकली। देखो, फिजिकल चेंज होता है जो हमारा, जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, मतलब स्टेट चेंज हो जाए। जैसे आइस से वाटर बन जाए, लिक्विड बन जाए, और वही लिक्विड को दोबारा आइस बना दूं, एक ही बात है। अब वो लिक्विड को मैं गैस में चेंज कर दूं, एवोपरेट कर दूं, वो भी फिजिकल चेंज है। उस गैस को कंडेंस करके वाटर ले आऊं, वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई हमें नया प्रोडक्ट तो देखने को नहीं मिला, है ना। वो वाटर का वाटर ही रहा, रहा तो वाटर ही, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो अगर जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, वो हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। जैसे मैं फूड को चॉप कर दूं, फ्रूट को चॉप कर दूं, वो फिजिकल चेंज है। अब उसी फ्रूट में अगर रिपेनिंग आ जाए, उसी फ्रूट फ्रूट में अगर रिपेनिंग आ जाए, तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पक्का कोई केमिकल चेंज हुआ है, कोई ना कोई वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन जहां पर होती है वो केमिकल चेंज है, जहां फिजिकल चेंज होता है वहां केमिकल रिएक्शन नहीं होती। केमिकल चेंज में हमें नए सब्सटेंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। It brings about change in physical properties such as physical slate, shape, size. Chemical में it brings about changes in chemical properties. यहाँ physical property change होगी, वहाँ chemical property change होगी. Second, no changes in chemical composition are observed. और यहाँ पर होगी, obvious सी बात है। यहाँ देखो, it is reversible process and it is an irreversible process or permanent. मतलब यहाँ पर चेंज हो गया तो वो हो ही गया, फिर ये दोबारा नहीं ला सकते। जैसे कि रिवर्सेबल क्या है, कि अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूं, जैसे मैंने वाटर को चेंज कर दिया किस में? आइस में, तो मैं दोबारा उस आइस को चेंज करके वाटर बना सकता हूँ, लिक्विड बना सकता हूँ ना। जैसे ये देखो, ये मेरी बोतल है, इसको मैं फ्रिज में डाल दूं बर्फ बनने के लिए, इसको फ्रीजर में 2 घंटे रखूंगा, बोतल का ये जो थोड़ा सा पानी है ना, ये बर्फ बन जाएगा। अब इसको मैं अगर 2 घंटे बाहर रख दूं ऐसी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे,
यानी जो 25-30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है उस पे क्या होगा, ये पिघल के फिर से पानी बन जाएगा। तो यानी इसको मैं वापस ले आया, है ना, इसको वापस ले आया। तो फिजिकल चेंज में मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ प्रोसेस को, लेकिन केमिकल चेंज में नहीं कर सकता। और देखो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ये तो है ही। और केमिकल चेंज में क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। इसमें तो 101% होंगे, इसमें ऐसा है ही नहीं कि नहीं होंगे, है ना। अब देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, मैं पेड़ को काट रहा हूं लेके, क्या उसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं। तो ये क्या है मेरा, फिजिकल। नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी फिजिकल है। ये भी क्या है, फिजिकल है, कोई रिएक्शन नहीं हुई। नेक्स्ट देखो, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अब ये होता है कोरोजन, कोरोजन की वजह से। अब आप कोरोजन पढ़ोगे ना क्लास 10th में, कोरोजन एक टाइप का आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा केमिकल प्रोसेस होगा। कोरोजन अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ ये बता देता हूँ। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये क्या है, फिजिकल है। ठीक है, वाटर तो स्टीम बन रहा है लेकिन है तो वाटर ही, बस फॉर्म चेंज हो गई उसकी। नेक्स्ट देखो, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, सपोज करो ये वाटर है मेरा, और इसके अंदर मैं ऐसे प्लस माइनस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ रहा है ना मुझे इसको, मतलब चेंज करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर फिर एक एनोड कैथोड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा केमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ पर फिजिकल कौन कौन से थे और केमिकल कौन कौन से थे आपने देख लिया। अब इसको एक बार चेक करो, जल्दी से चेक करो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अरे खत्म। तो बस आज का हमारा साथ यहीं तक था। बहुत ही मजा आया आपके साथ ये वाला सेशन करके। और मैं कहूँ कि इतना जबरदस्त सेशन था कि मतलब पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा हो गया। अभी 1 घंटा 32 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ये सेशन था। और 1.5 घंटे में हमने, इस पूरे 1.5 घंटे में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया, वन शॉट रिवीजन कर लिया। अब ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली मेहनत की, पीपीटीज वगैरह बनाई, बट ये आपका भी साथ था। आपका साथ अगर नहीं होता ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब अगर आपने ये पूरा का पूरा लेक्चर देख ही लिया है, हमारे साथ 1.5 घंटा व्यतीत कर ही लिया है, तो ये तो गारंटेड है कि आपका ये चैप्टर तो क्लियर हो ही गया। अब इस चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी आ जाए, वो पार्ट आप आराम से कर लोगे। बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 100% कर लोगे। और ये वाला जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब मुझे ये नहीं मिलनी चाहिए बात, ये बात मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि ये इजी नहीं था। अब आज के बाद जिंदगी में इस चैप्टर को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे सबसे इजी चैप्टर यही है पूरे साइंस में। क्यों? क्योंकि हमने समझ इतने इजीली वे में लिया। ठीक है ना। तो बेहतरीन हमने तरीके से इसको खत्म किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पक्का मिलेंगे। और किसी दूसरे चैप्टर को उधेड़ेंगे, ठीक है, पकड़ के। अब हमें यही करना है, हर एक चैप्टर को पकड़ेंगे और उसको उधेड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे करना है ना, गाजर मूली की तरह काट देना है साइंस को। साइंस से इजी सब्जेक्ट कोई लगना नहीं चाहिए अब आपको। आज के बाद जिंदगी में आपसे कोई पूछे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे साइंस। क्या बोलोगे? साइंस। और कोई चैप्टर आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साइंस दुनिया है, साइंस वर्ल्ड है। ये जो मैंने पीछे थंबनेल बनाया ना, ये यही है। ये देखो, ब्लैक होल टाइप का दिख रहा है, और ये पीछे बना दिया ना ब्रह्मांड। तो हर चीज की जो आप रिसर्च करते हो, वो बाय द हेल्प ऑफ साइंस कर रहे हो कहीं ना कहीं। और आप तो वैसे ही साइंस के स्टूडेंट हो, आपसे ज्यादा साइंस की महत्वता, साइंस की इंपॉर्टेंस और कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पक्का मिलेंगे। ठीक है। बाकी आज के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।